Hello everyone. So today we will start with our previous year question series. So इकोनॉमिक्स की तरफ से हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक बार करा दिए जाए ताकि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है और आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए. सो इस पे आपको ये जो PYQ सेशन है, आप इसका मतलब ये नहीं है कि खुद से नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है और डिस्कशन को देखकर डिस्कशंस में आंसर से ज़्यादा प्रोसेस को समझना है और ये भी जानना है कि कैसे सॉल्यूशन तक रीच करेंगे. अगर हमें क्वेश्चन का कुछ कंसेप्ट मुझे रिकॉल हो रहा है तो उस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो जैसा जरूरत पड़ेगा उसी के बेसिस पे मैं ये बोर्ड भी यूज करूंगा. अगर पीपीटी में काम चल गया सो कोई बात ही नहीं है. सो आई विल स्टार्ट विथ द जनरल एप्टीट्यूड. आज का टॉपिक में 2025 के आईआईटी गेट का है. तो उसमें सबसे पहले आप देखोगे कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जनरल एप्टीट्यूड में मेनली आपका इंग्लिश का डोमिनेंस ज़्यादा होता है. उसमें बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि आप बना भी नहीं सकते हो अगर आपकी वोकैब वगैरह अच्छी नहीं है, यानी कि वोकाबुलरी वगैरह या ग्रामर वगैरह अच्छा नहीं है. तो यहाँ देखो, एब्यूज, इंसल्ट, रिडिक्यूल. रिडिक्यूल का मतलब होता है एक तरह से किसी का मजाक बनाना, ठीक है. इंसल्ट करते हो सो आप जैसे रिडिक्यूल मतलब फ्रेंड सर्कल में हंसी मजाक जो करते हो, दैट इज रिडिक्यूल. इंसल्ट मतलब किसी से बदतमीजी करना, ठीक है. मतलब उसको थोड़ा सा आपने दायरा क्रॉस कर दिया, मजाक उड़ाते उड़ाते आपने कोशिश किया कि उसको थोड़ा सा निगेटिव फील कराएं, जिसको आप लोग अपने भाषा में इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स का टर्म देते हो. सो इन्फीरियर फील कराना ये एक तरह से इंसल्टिंग बिहेवियर है. लेकिन उसी में किसी को गाली देते हो, जैसे कि मोस्ट कॉमन है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. अगर मान लो कुछ ऐसा आप करते हो सो दैट इज एब्यूज, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल हो गया. सो इधर की तरफ इधर जाओगे राइट से लेफ्ट सो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो थोड़ा बहुत लाइट होता जा रहा है. उसी तरह एप्रिसिएट मतलब तुमने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, ये बढ़ है. अगर वहीं मैं बोलूं कि तुम ही तो हो जो बहुत अच्छा काम करते हो, सो दिस इज प्रेज. सो मैं आपकी बड़ाई कर रहा, दैट इज प्रेजिंग. एप्रिसिएट का मतलब क्या हुआ कि आपको मैं सराहन रहा, कि मतलब सराहना मतलब क्या हुआ कि मैं बोल रहा कि आपने काम अच्छा से किया. सो दिस इज एप्रिसिएशन. प्रेज मतलब आपकी बड़ाई करना. सो इससे भी बड़ा, सो प्राइस ये कोई टर्म तो होगा नहीं, एप्रोप्रिएट ये होगा नहीं, एस्पाउस इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि इन दोनों के टर्म्स आपने सुने नहीं थे. तो अगर आप ये दोनों एलिमिनेट कर लेते हो तो मैं मानूंगा चलो आपने तो सही किया हुआ है. ओके. सो कमिंग टू दिस टू, एक्सटॉल इज द करेक्ट वर्ड. एक्सटॉल क्यों है? क्योंकि एक्सटॉल का मतलब होता है कि खुशी खुशी बहुत एक्साइटेड वे में आप किसी की बड़ाई करते हो. जैसे होता है ना कि किसी दोस्त से आप बहुत टाइम के बाद मिलते हो या अपने नियर एंड डियर वन से बहुत समय के बाद मिलते हो तो आपको मन में एक्साइटमेंट होती है और आप उसके बाद की घटना बताते हो कि भाई मेरे से इतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा मेरा मिलने का होगा. कहने का मतलब अगर किसी इंसान के बारे में बड़ाई कर रहे हो, इस सिचुएशन का हटा दिया जाए तो उस सिचुएशन सो के जगह पे अगर आप किसी इंसान का लेते हो सो यू विल से कि दैट पर्सन इज गिविंग मी द प्लेजर. मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे देखकर मजा आ गया, मुझे उस इंसान से मिलकर बहुत अच्छा लगा. सो दैट इज द एक्सप्रेशन गिवन बाय एक्सटॉल. तो अगर आप ये दोनों भी अगर आप काउंटर कर लेते हो, हटा देते हो, रिमूव कर लेते हो, सो आई वुड से कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया. सो ऑलवेज रिमेंबर कि इस तरह से आपको कोशिश करना है डिकोड करने की. इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, एटलीस्ट यू कैन अराइव एट द नियर ऑप्शन, ठीक है. या दो ऑप्शन में आप बचते हो तो दो ऑप्शन में तुक्का भी मारोगे तो रिलेटिवली आप बेटर केस पे रहोगे. नाउ कमिंग टू दिस, सो ये ग्रामर का केस है. हैड आई लर्न एक्टिंग एज अ चाइल्ड, आई यहाँ पे क्या होगा? सो हैड मतलब
पहले की बात हो रही है, तो याद रखना हैड वगैरह की जब भी बात होगी तो हमेशा पास्ट की बात होती है, या इफ की बात होगी तो पास्ट की बात होती है। लेकिन याद रखना अगर इफ के साथ आई है तो इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, यहां पे एक कंफ्यूजन होता है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि आई वाज लिखते हैं। ओके, सो एक कंफ्यूजन होता है, इफ अगर आई यूज करो सो यू विल गो विथ इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो दैट इज हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि आप सोच रहे हो कि क्या हो सकता था, उस केस में आपका वर लगता है। उसी तरह यहाँ पे जो आप इंग्लिश ग्रामर अगर आप रिकॉल करोगे स्कूल लाइफ से, सो यू वुड सी कि हैड आई लर्न एक्टिंग एज अ चाइल्ड, मतलब अगर आपने चाइल्ड में एक्टिंग सीखी होती तो आप क्या कर रहे होते, कुछ और कर रहे होते। सो ऐसा होता, ये नहीं सोच रहे हो कि ये होगा। सो विल बी वाला तो होगा नहीं, या ऐसा बन जाऊंगा ऐसा तो होगा नहीं, ये भी प्रोसेस नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो कमिंग टू कैन बी मतलब क्या है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुड हैव बीन करोगे तो कुड हैव बीन पास्ट को सही से बता रहा है, अगर मैं ऐसा होता तो शायद मैं अच्छा फिल्म स्टार होता। सो यू विल हैव दिस एज द परफेक्ट आंसर। और कैन भी ये नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आप ऑप्शंस देखते हो एक फीलिंग का, तो उस समय फीलिंग के टाइम पे या आप हाइपोथेटिकली सिनारियो बनाते हो तो उस समय आप जाओगे पास्ट में। जब पास्ट में जा रहे हो सो यू विल ऑलवेज टेक कुड, वुड, दूसरा टर्म हो सकता है आपको वुड दिया हुआ, सो विल की जगह वुड, कैन की जगह कुड, ये सारे चीजें आपको देखने को मिल सकता है। सो इस पे ध्यान देना है कि ग्रामर के कंसेप्ट्स पे। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन इज अबाउट द 12 म्यूजिकल नोट्स गिवन है। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो 12 म्यूजिकल नोट्स को इन्होंने नंबर किया हुआ है और उनकी फ्रीक्वेंसी सारे नोट्स का दे रखा है। और कैसे दे रखा है, अगर सी का फ्रीक्वेंसी है कुछ, तो उससे इतना मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 12th रूट ऑफ 2। 12th रूट ऑफ 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 रेज टू द पावर 1/12। ओके, सो 2 रेज टू द पावर 1/12 से मल्टीप्लाई करना है किसका, सी का। यानी कि अगर सी हैश की फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालते हो, मैं फ्रीक्वेंसी के लिए एफ वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सी हैश यूज कर रहा, आप मान कर चलना फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप अलग अलग से लंबे चौड़े से लिखो। तो शी हैश विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 12 इंटू सी। इसी तरह अगर आप d का लिखोगे, सो d वुड बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 12 इंटू सी हैश। इसको अगर आप लिखोगे, सो दिस विल बी 2 रेज टू द पावर 12 इंटू 2 रेज टू द पावर 12 इंटू शी हैश। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है, 2 रेज टू द पावर 12 ये स्क्वायर हो गया। सो d के निकालने के लिए आपने क्या किया, 2 रेज टू द पावर 12 इसको आपने 2 बार किया और इसको आपने सी हैश से किया। सो अब आप में रिलेशन, सॉरी यहाँ पे सी होगा, सो सी के टर्म्स में लिख रहे हैं, सो हियर इट शुड बी सी। सो इन दिस केस अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ हैश और सी के बीच का रेशियो निकालना है, सो रेशियो में एक और गलतियां करते हो कि आपको जो पहले दिया हुआ है याद रखना वो हमेशा न्यूमरेटर होगा। ये नहीं कि इन दोनों में कुछ भी लिख दोगे, जो पहले आपको दिखा वो नहीं करना है। जो पहले लिखा हुआ है वो आपका न्यूमरेटर होगा, जो बाद में लिखा वो आपका डिनोमिनेटर होगा। सो यहाँ पे रेशियो किसकी निकालनी है, आपको एफ हैश डिवाइडेड बाई सी निकालना है। ओके, तो एफ हैश के लिए क्या करोगे, सो अगर फर्स्ट के लिए देखते हो सो 2 रेज टू द पावर 1/12 एक बार है। डी के लिए देखते हो सो पावर 2 हो जा रहा है इसका। फिर इसके बाद अगर 1 2 3 4 5 6, तो हैफ हैश के लिए 6th टाइम पे, यानी कि 2 रेज टू द पावर 1/12 होल रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई सी अपॉन सी। तो सी को आप कैंसिल कर दोगे, देन यू विल हैव 2 रेज टू द पावर 1/12 का पावर 6। सो इसको लिखोगे, सो यू विल हैव 2 रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि
आपने देखा है a raised to the power m, इसका पावर n, this is equal to a raised to the power m into n. So that is technically what you have here. So that will be root under 2. I hope इसमें आपको कोई डाउट नहीं है. तो इसमें आपको क्या करना था, आपको रेशियोज निकालनी थी फ्रीक्वेंसीज का. अगर आप इफ हैश इसी तरह से कैलकुलेट करते जाते आपका टाइम ज्यादा लगता. तो आपने पैटर्न देखा कि ये पैटर्न कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो उस पैटर्न को आप तुरंत, अगर आपका लगता है कि आपने कैच कर लिया सही से, सो आप डायरेक्टली ये मेथड यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं पैटर्न पे क्लियर नहीं हूं, मैं कंफ्यूजन कर सकता हूं, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंड कर लोगे. ये डिपेंड करता है कि आप किसने पोटेंशियल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हो. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. जहां पे स्लो करना होगा मुझे बता देना, ठीक है. सो अब यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस में आप देखकर जनरली डर जाओगे, ठीक है. सो ये मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है ना कि आपका सोचना है. सो याद रखो, इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, यानी कि मैथ्स वगैरह के टेस्टिंग करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज से यूज करेंगे. तो सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि कुछ पैटर्न आपको देखने हैं, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड का पूछा गया हो. सो यहां पे आते हैं, एक फिगर दिया हुआ है, उसमें 3 कर्व है, ओके. और इटरेटिव एल्गोरिदम, मतलब इटरेटिव एल्गोरिदम का एक तरह से समझोगे तो एक पैटर्न है, एक सेट पैटर्न फॉलो होता चला जा रहा है. द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व जनरेटेड आफ्टर इटरेशन n इज, अब n टाइम्स इटरेशन होता है, तो आपका टोटल लेंथ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, सो अब यहां समझो, इसका अगर लेंथ देखोगे सो दिस इज 1, इन सब के लेंथ देखोगे सो 1/3 सबके लेंथ है, सब बराबर बराबर है. ओके, सो इसमें कितना है टोटल, इसमें 2 चीजें ध्यान देनी है, एक लाइंस और दूसरा लेंथ ऑफ ईच दिस लाइन सेगमेंट. ओके, सो कितने लाइन सेगमेंट है, आई वुड बेटर कॉल दिस लाइन सेगमेंट्स. सो इसमें लाइन सेगमेंट्स कितने हैं, टोटल इटरेशन 0 में एक लाइन सेगमेंट है, और लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, तो ईच लाइन सेगमेंट यानी कि हर लेंथ लाइन सेगमेंट जो है उसका लेंथ कितना है. सो यहां पे जो एक ही देख रहे हो लाइन सेगमेंट, तो एक ही होगा. सो एक ही है, और इसका टोटल लेंथ कितना है 1, क्योंकि इसने बता ही रखा. सो लेंथ इज 1, एंड हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, दिस इज ओनली 1 लाइन सेगमेंट. इस केस में देखो, इस केस में आपको बता रखा है लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज 1/3. ओके, अब यहां पे ध्यान दोगे कि कितने लाइंस हैं. एक पैटर्न तो आपके लाइन लेंथ से निकल रहा है 1, 1/3, 1/9, ठीक है. यहां पे इटरेशन 0 है, 1 है, 2 है. सो इन दोनों में रिलेशन अगर आप बनाओगे, सो यू कैन से कि दिस इज 1/3 टू द पावर 1. ओके, इसको अगर आप लिखना चाहोगे, सो यू कैन थिंक अबाउट दिस एज 1/3². इसके अगर आप लिखना चाहते हो, यू कैन राइट दिस एज 1/3 का पावर 0. किसी भी नंबर का पावर 0 करोगे, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1. सो 1/1 इज टेक्निकली इक्वल टू 1. सो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, नाउ एक पैटर्न इसमें आपने फॉलो कर लिया. सो nth इटरेशन पे जाओगे तो उसके लिए लेंथ क्या होगा, ईच लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या है, दैट वुड बी 1/3 रेज टू द पावर n. आप क्या करोगे, यहां पे मिस्टेक, आप क्या करोगे, यही आंसर लिख दोगे, लेकिन पूछा क्या है, टोटल लेंथ पूछा है, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व. टोटल लेंथ ऑफ द कर्व में सिर्फ एक सेगमेंट का आप निकाल कर शांत तो बैठ नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, सारे लाइन सेगमेंट का मिलाकर मल्टीप्लाई करना है. अब यहां पे पैटर्न एक और बनाते हैं कि टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5. सो देयर आर 5 लाइन सेगमेंट्स हियर. अब इसमें देखते हैं, सो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. सो यहां पे कितना है 25. सो
ये अगर 5 है तो इसको लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर 1, इसको लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर 2, इसको लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर 0। सो जब nth वाला टर्म निकालोगे सो यू विल हैव 5 रेज टू द पावर n। इतने आपके पास क्या होंगे, टोटल लाइन सेगमेंट्स होंगे। सो टोटल लाइन सेगमेंट्स कितने हुए, 5 रेज टू द पावर n, और हर लाइन सेगमेंट का कितना लेंथ है, 1/3 रेज टू द पावर n। सो टोटल लेंथ कितना हो गया, 1/3 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर n। ओके, सो इसका अगर आप एक साथ लिखोगे सो यू कैन राइट दिस एज, अगर सबका पावर लेना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 1 रेज टू द पावर n, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लिखोगे बात बराबर है। ठीक है, सो यू विल हैव दिस एज 1/3 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर n। सो अगर इनको एक साथ करते हो सो यू विल गेट दिस एज 5/3 का पावर n। सो दिस शुड बी द आंसर। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 5/3 रेज टू द पावर n। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि आप लोग इसको जल्दी से क्विकली नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है अभी तक के क्वेश्चंस में तो बताओ। आई होप देयर इज नो डाउट। ओके, नाउ coming to the next question, which of one of the following plots represent fx equal to minus x mod है, this is the mod of x। ठीक है, सो ये मत समझना कि ये हमारा मैट्रिक्स वगैरह का कोई कंसेप्ट दिया हुआ है। सो दिस इज अबाउट mod। ठीक है, डिटर्मिनेंट नहीं है, सो mod x है और डिवाइडेड बाई एक्स है। सो यहां पे जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन दिया हो, मॉडुलस फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, दो केसेस लेने हैं, एक पॉजिटिव का, दूसरा लेना है निगेटिव का। जब पॉजिटिव का केस लोगे तो उस समय अगर आपका कोई x है सो मॉड x विल बी इक्वल टू x। अगर आपका x निगेटिव है इन दैट केस मॉड x वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ x। सो -1 का मॉड कितना होगा, 1, -1 से मल्टीप्लाई किया आपने। -2 का मॉड क्या होगा, 2, क्योंकि -1 से आपने मल्टीप्लाई किया। लेकिन 2 का मॉड निकालना चाहोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 2, 1 का मॉड निकालना चाहोगे दैट विल बी 1। सो दिस इज व्हाट यू हैव। अब इसको क्या करना है, आपको दो केसेस निकालने हैं। सो आपके डोमेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि डोमेन हुआ x, रेंज हुआ f ऑफ x। सो अब यहां समझो, जब x हमारा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, x हमारा पॉजिटिव वैल्यू लेगा सो मॉड x वुड बी इक्वल टू x। सो फॉर x being greater than 0 you will have the condition that minus mod x upon x, this is your f of x, this value would be equal to माइनस ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसा गलती मत करना कि इस माइनस को अंदर लेकर चले जाना। उसके बाद माइनस आपने ले लिया, फिर मॉड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव के लिए x और x, सो यू विल हैव दिस एज -1। सो इसके तरफ में आप अगर x का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। उसी तरह अगर आपका f ऑफ x निकालना है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, इन दैट केस यू विल हैव दिस एज माइनस मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। सो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, अब -x हो जाएगा। सो -x डिवाइडेड बाई x, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। कहने का मतलब अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो f ऑफ x का वैल्यू -1 होगा, x का वैल्यू निगेटिव है तो f ऑफ x का वैल्यू 1 होगा। सो x का वैल्यू पॉजिटिव, कहने का मतलब अगर इधर x लिखते हो, इधर की तरफ में आप f ऑफ x लिखते हो, इन दैट केस ये सारा पॉजिटिव वैल्यू है, ये सारा निगेटिव वैल्यू है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होगा उस केस में वैल्यू कितना आना चाहिए, -1। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा,
निगेटिव वैल्यू -1 सारे वैल्यूज पे फिक्स हो जाएगा। उसी तरह अगर आपका x लेस देन 0 होगा, यानी कि इधर की तरफ में x की वैल्यूज, तो y का वैल्यू -1 की जगह 1 हो जाएगा। सो यू विल हैव दिस केस। ठीक है। सो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से पूछने की कोशिश वो करेंगे। ओके। सो इसका आप ध्यान रखना कि कैसे क्या करना है। मॉडुलस फंक्शन में सबसे पहले आपको जहां पे भी मॉडुलस दिया हुआ है उनको दो पार्ट में तोड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद सारे डायमेंशंस आप निकाल लोगे। मुश्किल नहीं पूछेंगे क्योंकि लिमिटेड टाइम है, सेमेस्टर एग्जाम की तरह नहीं है कि आपके पास ज्यादा टाइम है। सो कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही बेसिक्स में ही पूछेंगे, आपको बस ये बेसिक्स सोल्व कर लेने हैं। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट हैज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस सच दैट अ कोहेरेंट पैराग्राफ इज फॉर्म्ड। इस तरह के अगर सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं तो आपके सेंटेंसेस जंबल्ड वे में हैं। ओके। सो जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, उनको मिलाकर आपके क्या करना है, एक सही पैराग्राफ बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप एग्जाम में लिखते हो कुछ भी आंसर कहीं भी और आप बोलते हो कि नहीं मेरा इंडियन इकोनॉमी का बहुत अच्छा गया। सो वो सही नहीं है तरीका। सही तरीका क्या होता है, जो आपने पहला लाइन लिखा उसी से मिलता जुलता सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन से मिलता जुलता थर्ड लाइन, मतलब कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए। हायर स्टडीज में जाओगे, टर्म पेपर वगैरह रिसर्च पेपर का करोगे, सो यू विल गेट टू थिंक कि आपको लिखना कैसे है। और उस समय लिखते हुए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला लाइन जो मैंने लिखा है उससे मिलता जुलता सेकेंड हो, कनेक्टेड हो, उससे फिर मिलता जुलता अगला सेंटेंस हो। और इन्हीं तरह अगर पहले पैराग्राफ आपने लिखा है सो उससे मिलता जुलता सेकेंड पैराग्राफ। ऐसा नहीं कि अभी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तुरंत इसी लाइन के बाद मैंने पैराग्राफ चेंज नहीं किया और मैं तुरंत पाकिस्तान पे स्विच कर गया, और इंडिया में भी बातें हो रही थी मान लो अबाउट आवर वेडिंग कल्चर, पाकिस्तान में बातें हो रही थी क्रिकेट मैच की। तो कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या होना चाहिए कि कंटिन्यूटी बननी चाहिए। सो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को पढ़कर जिस सीक्वेंस में दिया हो, सबसे पहले पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, उसके बाद सेंटेंसेस बनाकर देखो कि क्या फिट बैठ रहा है। अगर फिट जो आपको सबसे बढ़िया लगता है उस ऑप्शन को टिक मार दो। सो सबसे पहले चलते हैं पी क्यू आर एस पे। सो ओवर टाइम सच एडेप्टेशंस लीड टू, सो सच एडेप्टेशंस, पी अगर पहला सेंटेंस है इसमें सच एडेप्टेशंस, यानी कि एडेप्टेशंस कौन से एडेप्टेशंस भाई, सच पहले बताओगे तभी तो। सो वी डोंट नो अबाउट द एडेप्टेशंस, सो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। ओके। नाउ कमिंग टू सेकंड, क्यू एस आर पी। क्यू एस आर पी यानी कि इन नेचुरल वर्ल्ड organisms constantly adapt to their environments in response to challenges and opportunities as environments change। पहले पूछ बोल दिया कि ऑर्गेनिजम्स कंस्टेंटली अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट से। अब एनवायरमेंट चेंज होता है, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन अडेप्ट देयर बिहेवियर स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी टू सच चेंजेस आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आपने बायो में पढ़ा होगा। फिर इसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन इज ड्राइवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन where favorable traits increase an organism's chances of survival and reproduction. Over time, such adaptations lead to significant evolutionary changes with the potential to shape the development of new species. Second वाला काफी सही लग रहा है। Coming to third one, RSQP, RS फिर Q फिर last में P. Okay, so this process of adaptation is driven by the principle of natural selection, where favorable traits increase an organism's chances of survival एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब यहां दिस प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, कौन सा एडेप्टेशन प्रोसेस भाई ये भी तो बताओ। सो इसके पहले आपका कुछ तो है नहीं, सो ये भी सेंटेंस आपका स्टार्ट इससे हो ही नहीं सकता क्योंकि सुनने में ही ऑकवर्ड लग रहा है। कौन सा प्रोसेस, कोई भी क्वेश्चन पूछे कौन सा एडेप्टेशन। ठीक है। सो ये जो प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन है ये आपका पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद अगर एब्रप्टली ये बताते हो एज एनवायरमेंट चेंज, कोई लिंकेज ही नहीं बन रहा है, सो ये भी नहीं होगा। नाउ कमिंग टू एस पी आर क्यू, एज एनवायरमेंट चेंज
Organisms that can adapt their behavior, structure, and physiology to such changes are more likely to survive. Over time, such adaptations lead to significant evolutionary changes with the potential to shape the development of new species. मैं मानता हूं यहां तक आपको कंफ्यूजन में फिर भी ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पी के बाद आप आते हो आर. यहां सच एडेप्टेशंस, फिर उसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन इज ड्राइवन बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और फेवरेबल ट्रेट्स, कुछ ऐसा. फिर उसके बाद लास्ट में आता है इन नेचुरल वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स कंस्टेंटली अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट्स इन रिस्पांस टू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. जनरली क्या होता है जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस दिए हो तो लास्ट सेंटेंस जो होता है एक तरह से कंक्लूजन होता है. तो लास्ट सेंटेंस जो आपका क्यों बैठ रहा है वो तो किसी भी एंगल से कंक्लूजन तो लग नहीं रहा. सो इस लॉजिक से आप इसको कट कर सकते हो इवन इफ यू आर नॉट सर्टेन कि कौन सा सही ऑप्शन बैठ रहा है. सो यू विल गो विथ दिस ऑप्शन. ठीक है. सो इन सब चीजों को प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है, उसके बाद ये समझ जाओगे. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये अगर आपने स्कूल लाइफ में मैथ्स अच्छे से किया होगा तभी आप समझ सकते हो, नहीं तो मैं उम्मीद करता हूं आप बना लोगे, लेकिन क्या कहूं मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा पाओगे. सो कमिंग टू दिस, अ स्टिक ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक स्टिक है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, इज ब्रोकन एट 2 लोकेशंस एट डिस्टेंसेस ऑफ B1 एंड B2. B1 और B2 दो लोकेशन पे ब्रेक किया गया है फ्रॉम ओरिजिन. ये ओरिजिन से शोन इन द फिगर. नोट दैट B1 B2 कुछ ऐसे लाई करते हैं. ओके यानी कि 0 और B2 के बीच में B1 है, B1 और 1 के बीच में B2 है. Which one of the following is not a necessary condition? Not a necessary condition for forming a triangle using the 3 pieces. So आप हमेशा याद रखना, एक होता है एंगल का थ्योरी, दूसरा होता है साइड्स की थ्योरी ट्रायंगल्स के लिए. सो एंगल्स में आपको क्या है कि सम ऑफ एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है. दूसरा क्या है साइड्स का. तो साइड्स में क्या है, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में. सो इसमें अगर मान लो 3 साइड है, सो उस 3 साइड को मैं डिनोट कर रहा ABC से. सो इस केस में A प्लस B, अगर 2 साइड का अगर आप सम करते हो दिस शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वन. B प्लस C शुड बी ग्रेटर देन A. ठीक है. और A प्लस C शुड बी ग्रेटर देन B. ठीक है. सो ये कहानी आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर साइड का थ्योरी अगर आप देखोगे सो इससे काफी हद तक आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे. चलते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता इसी से हो जाए. सो नाउ कमिंग टू दिस, वी मस्ट हैव दिस सिनेरियो कि जो ये लेंथ है यानी कि B1 प्लस इसका लेंथ देखोगे सो B2 माइनस B1 हो जाएगा अगर ए लेंथ देखते हो. सो यू कैन हैव दिस एज B2 माइनस B1. अगर ये साइड A है, दिस साइड इज B, लेट दिस साइड बी C. ठीक है. तो इस A के साइड को अगर आप बोलोगे सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू B1, दिस B इज इक्वल टू B2 माइनस B1. इसको अगर आप देखोगे सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस B2. ओके, सॉरी यहां पे B1. सो यानी कि A प्लस B शुड बी ग्रेटर देन C. सो A प्लस B दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस B2. पहला कंडीशन ये है. सो कहने का मतलब क्या है, अगर इसको आप लिखोगे सो B2 शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस B2. सो दिस विल बी समथिंग लाइक 2B2 शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी कि B2 शुड बी ग्रेटर देन 0.5. सो ये ऑप्शन तो सही है. कमिंग टू दिस केस, इसको भी देखते हैं बाकी सारे के. सो B प्लस C यानी कि B2 माइनस B1 प्लस 1 माइनस B2, दिस शुड बी ग्रेटर देन A यानी कि B1. ओके,
सो B2 कैंसिल हो जाएंगे, सो 1 शुड बी ग्रेटर देन 2B1। इसका मतलब क्या हुआ, B1 शुड बी लेस देन 0.5, ये भी सही है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन के लिए अगर आप करोगे, सो दैट विल बी B1 plus 1 minus B2, that should be greater than B2 minus B1। ओके, सो अगर B1 इधर आ जाए, सो यू विल हैव 2B1। अगर B2 इधर आ जाए तो यू विल हैव -2B2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। ओके, सो इसको वैसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो, सो यू कैन हैव दिस एज 2B1 plus 1 should be greater than 2B2। सो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, सो यू कैन राइट दिस एज B1 plus 0.5 should be greater than B2। so this is also correct। B1 plus B2 less than 1 is out, यही आंसर होगा। इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, सो यू कैन थिंक, अगर B1 प्लस B2 लेस देन 1 है, इसका मतलब B1 और B2 दोनों मिलाकर काफी छोटा भी हो सकता है, तो वो तो हाइपोथेटिकली अलग हो सकता है। सो ये अगर आपको याद रहेगा, सो इससे आप ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज सोल्व कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो नोट डाउन करना, जल्दी नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके मार्क्स सबको मिले थे। 8 स्टूडेंट्स है फर्स्ट राउंड में, 4th स्टूडेंट बिहाइंड P लीव्स। सो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, ये रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज में ऐसे जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी का जो सुई जिस डायरेक्शन से जाता है वही होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखोगे, सो यू विल हैव दिस डायरेक्शन। ओके, सो इस डायरेक्शन में चलना है, यानी कि ये आगे है ये पीछे है, ये आगे है ये पीछे है, ये आगे है ये पीछे है। ओके, सो फर्स्ट राउंड में 4th स्टूडेंट बिहाइंड P लीव्स। सो 1 2 3 4, सो दिस इज द 4th पर्सन। आफ्टर सेकेंड राउंड 5th स्टूडेंट बिहाइंड Q। सो इसके 5th 1 2 3 4 5, तो ये भी गया। नाउ आफ्टर थर्ड राउंड थर्ड स्टूडेंट बिहाइंड V। सो अब ये तो खत्म हो गया ये दोनों। सो अब ये 1 नहीं काउंट होगा, यहां से काउंट करोगे। सो 1 2 3, सो दिस विल आल्सो कैंसिल आउट। नाउ कमिंग टू द 4th राउंड, 4th स्टूडेंट बिहाइंड U। अब तो U खत्म ही है, तो फिर U के पीछे वाला कहां से कहां नहीं आ गया। सो द क्वेश्चन वाज रॉन्ग। और ऑप्शन में भी देखोगे तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ओके, सो इसलिए ये मिस्टेक है। नहीं यार इत्रो, इसमें क्वेश्चन में जो पूछा था ना, नट करेक्ट का पूछा था, नट नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। सो इसलिए सिर्फ ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों नेसेसरी कंडीशन हो गए ना इन सब से। सो नट नेसेसरी लास्ट वाला। ओके, सो 8 क्वेश्चन गलत है, लेकिन आपको फॉर्मेट ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है। ये एक तरह से समझो आपको फ्री के नंबर देने का काम किया गया था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने मार्क्सिंग मतलब अलॉट करना पड़ा सबको, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने गलत फ्रेम किया हुआ था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द टेबल लिस्ट्स द टॉप 5 nations according to the number of gold medals won in the tournament। सो कभी भी टूर्नामेंट के रैंकिंग देखोगे, सो रैंकिंग क्या होता है, नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स जो कंट्री जीतती है उसी के अकॉर्डिंग पे मिलता है। ये नहीं कि टोटल नंबर कितना है। ओके, सो टोटल पे नहीं जाते, टोटल मेडल टैली पे जाते किस पे, कि कितने गोल्ड मेडल आपने जीता है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है। सो यूएसए इज रैंक 1, कनाडा 2, जापान 3, ऑस्ट्रेलिया 4, फ्रांस 5। ओके,
और इसमें सिल्वर और ब्रोंज का भी एडिशन है। बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर से यहाँ पे इनकरेक्ट। जनरली देखोगे आईआईटी जैम और गेट के क्वेश्चंस में तो नॉट और इनकरेक्ट ये सारे बहुत कॉमन है, सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सीयूईटी में जनरली ऐसे नहीं पूछते। नाउ कमिंग टू दिस, फ्रांस विल ऑक्यूपाई द थर्ड प्लेस इफ लिस्ट वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। सो एक बना लेते हैं एक नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, ओके। सो यू कैन से जस्ट टोटल, सो टोटल करोगे सो 40 44 41, सो इट विल बी 1 to 5। अगर इनको ऐड करोगे so you will have 39 27, that will give you 66, 66 and 24, that will give you 90, 20 12, that will give you 32, 32 and 13, that will be 45, 17 19 is 36, 36 and 16, that is 52, 16 26 42, 42 and 22, that will be 42 and 22, that will be 64, ओके। सो कुछ आपका ऐसे बनेगा टोटल नंबर का टैली। सो फ्रांस विल ऑक्यूपाई द थर्ड प्लेस, ओके। सो फ्रांस कहाँ है, यहाँ है। सो अगर टोटल नंबर के टैली पे देखोगे सो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। सो फ्रांस विल ऑक्यूपाई द थर्ड प्लेस, दिस इज द राइट ऑप्शन। द ऑर्डर ऑफ द टॉप टू नेशंस विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है। USA and Canada together have less than 50% of the medals awarded to the nations in the above table. So USA और Canada का देखोगे so 125 plus 90, that is 115। इन तीनों को ऐड करोगे so you will have this as 64, 45 will give you 109, 109 and 52, that will give you 161। so सॉरी यहाँ पे 215 होना चाहिए, 125 प्लस 90, सो 215, 215 और 161, सो 215 ज्यादा है, सो 50% से ज्यादा तो यही दोनों कंट्रीज ने जीत रखा है, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट, कनाडा हैज won twice as many as जापान, सो जापान का टोटल 45, कनाडा का 90, ये भी करेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ओके। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। नाउ यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है, ये थोड़ा सा आपको डरावना दिख सकता है लेकिन उतना है नहीं। इसमें आपको पहले से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है एक बार पहले एग्जाम में पढ़ लेना जब भी बड़े बड़े सेंटेंसेस दिए हो, और लास्ट में देखना कि क्या जरूरत है। एक आगे ऐसे भी क्वेश्चन देखोगे जहां पे मतलब पूछा कुछ भी नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे रखा है। नाउ कमिंग टू दिस, ऑन ऑर्गेनाइजेशन अलाउज इट्स एम्प्लॉयज to work independently on consultancy projects but charges an overhead on the consulting fee. The overhead is 20% of the consulting fee if the fee is up to 5 lakh. For higher fees, the overhead is 1 lakh plus 10% of the amount by which the fee exceeds 5 lakh. The government charges a GST tax 18% on the total amount. An employee of the organization charges this entire amount, that is consulting fee, overhead and tax to the client if the client cannot pay more than 10,000। so cannot pay वाली बात है, यानी कि मैक्सिमम कितना पे कर सकता है, 10 लाख पे कर सकता है, और पूछा है मैक्सिमम, सो मैक्सिमम कंसल्टिंग फी दैट कैन एम्प्लॉय चार्ज। सो ये मत कर देना कि अगर ऑप्शन में 10 लाख दिया है तो 10 लाख टिक मार दो, ऐसा नहीं करना है। अब कितना डिमांड करेगा जो भी एम्प्लॉय कंसल्टेंसी दे रहा है, सो दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन से अगर कंसल्टिंग फी लिख लिया जाए सो लेट दिस एक्स बी द कंसल्टिंग फी, ठीक है। सो एक्स के बाद ये यानी कि कंसल्टिंग फी, फिर उसके बाद आपका ओवरहेड, ओवरहेड कितना देना है, ओवरहेड कितना देना है, ओवरहेड इज अगर 5 लाख से ज्यादा ही होगा, 5 लाख से कम क्यों नहीं होगा, ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो 5 लाख वाले से आपको मतलब ही नहीं है, सीधा 5 लाख से ऊपर में जाओगे। सो 5 लाख से ऊपर है, सो 1 लाख प्लस 10% ऑफ द अमाउंट बाय विच द फी एक्सीड्स 5 लाख। सो इसके अलावा 1 लाख प्लस एक्स माइनस कितना
5 लाख। इसका कितना 10% लेगा। सो 10% के लिए आप लिख सकते हो 0.1। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव एज कंसल्टिंग फी प्लस ओवरहेड। अब टैक्स किस पे लगेगा? टैक्स जीएसटी का टैक्स है, और वो कंसल्टिंग फी पे भी लग रहा है और ओवरहेड पे भी लग रहा है। दिस इज ओवरहेड। ओके, और ये आपका कंसल्टिंग है। इन सबको मिला दिया जाए, सो इन सब के ऊपर आपका 18% का जीएसटी लग रहा है। यानी कि इन सबको अगर आप 1.18 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी द टोटल फी। सो दिस इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, सो आप कैसे डिटरमाइन करोगे इसको? अगर आप निकालोगे, सो यू विल हैव दिस एज, इसको आप एक्सपेंड करोगे, सो यू विल हैव 0.1x, here you will have minus 0.5 lakh। ओके, एंड ये हो जाएगा 1 लाख। सो 1 लाख माइनस 0.5 lakh will give you 0.5 lakh, so you will have this as x plus 0.5 lakh यानी कि 50,000 प्लस 0.1x यानी कि ये हो जाएगा 0.1.1, सॉरी। So this will come out to be 1 plus 0.1. So that will be 1.1x plus 0.5 lakh is equal to 10 lakh divided by, ये 10 लाख है, डिवाइडेड बाई 1.18। सो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, सो ये कुछ वैल्यू आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 10,000, 1 लाख, 10 लाख। ओके, सो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.18, दैट इज गिविंग यू दिस वैल्यू। अब अगर 1.1x निकालोगे, सो दैट विल बी दिस वैल्यू माइनस 50,000, सो माइनस 50,000। सो यू विल हैव दिस एज 7,9,7,4,5,7.62712 जो भी है। फिर उसके बाद x का वैल्यू निकालोगे, सो दैट विल बी डिवाइडेड बाई 1.1, गिविंग यू द वैल्यू 724,961, 724,961। So this is the correct option. Okay, so इसमें आपको मुश्किल नहीं था, बस काम क्या था, आपको डरावना दिख रहा था तो आप डर जा रहे थे। सो डरना नहीं है, बस ये समझना है कि इसको सोल्व कैसे करना है। ओके, आई होप अभी तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो वी हैव डन 10 क्वेश्चंस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर कोई डाउट है तो बता देना, आई विल गो स्लो। कमिंग टू 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ऑड वन आउट? यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है। सो इसमें अगर आप देखोगे तो सीरीज में आपको ऑड वन आउट में एक केस हो सकता है कि ये सीरीज हो, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका ऐसे ही रेंडमली दिया हुआ हो और उसमें से सारे एक ग्रुप के हों, और एक जो ऑड वन आउट है वो किसी और ग्रुप का हो सकता है। सो इसमें देखते हैं, अगर आप सीरीज के टर्म्स में देखोगे, सो पहला टर्म 3 4 5 6 7 ठीक बैठ रहा है। यूनिट डिजिट पे सब जगह 1 है, तो कुछ ऑड इवन वाला भी केस नहीं है। जनरली क्या होता है, अगर पूछा जाए ऑड वन आउट का, तो जनरली ऑड इवन देख लेना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करके, 10 से मल्टीप्लाई करके, जनरली इसी पे पूछा जाता है 2 3 5 10। ठीक है, तो 2 3 5 10 इन सब का पहले आपको बेसिकली चेक कर लेनी है। नाउ कमिंग टू दिस, ये दो तरह से सेम ही आंसर आएगा। लेट अस सी। सो अगर इस पे आप देखना चाहोगे, सो 3 1 5 4 1 कुछ ऐसा देख रहे हो। सो इससे बेटर है अगर मैं 3 का 5 से बनाऊं, उसी तरह 4 का 6 से,
5 का 7 से, 6 का 8 से, 7 का 9 से, तो अल्टरनेट पे 2 ऐड हो रहा है। उसी तरह 1 से 4 का करें तो 3 ऐड हुआ। सो 2 से 5 में 3 ऐड हुआ। उसी तरह अगर आप देखोगे 3 to 9, यहाँ तो +6 हो गया, यहाँ पे +3, यहाँ +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3। सो ये ऑप्शन एक अलग आ रहा है। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। दूसरा एक और तरीका आप क्या कर सकते हो, यू कैन sum the number of digits. So 3, 1, 4, 4, 5 give you 9, 9 and 5 that will be 14. इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 plus 6 12, 12 and 6 would be 18. Here you will have 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 15 and 10, 25. 10, 10 and 16 that will give you 26. 7, 5, 12, 12, 8, 20 and 10, 30. ठीक है, सो ये भी सम इवन आ रहा है, इसका भी इवन आ रहा है, इसका भी इवन आ रहा है, इसका भी इवन आ रहा है, इसका ऑड आ रहा है, फिर से वही ऑप्शन। सो जनरली अगर कोशिश करना, अगर कोई आपका लॉजिक मैच कर जाता है तो उस लॉजिक को लगाकर आप इसको सोल्व कर लेना। जनरली देखने को नहीं मिलता जहां पे मल्टीपल आंसर्स निकले, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2-3 तरीके से सोचने पे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएं। ठीक है, सो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि 2 तरीके से चेक करें, 4 तरीके से चेक करें, जहां भी आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर आप सॉल्यूशन बना लोगे। आई होप इट इज ओके टू यू। नाउ coming to next, Ankit, Arun and Ankur have one apple each. Ankur also has one banana, Alam has one mango and one kiwi, Ankit has just bought one pineapple. Who has the least number of fruits? So ये 4 हैं, इन चारों के नंबर ऑफ फ्रूट्स निकालने हैं। सो इनके लिए यहाँ पे लिखो फ्रूट्स। ठीक है, सो फ्रूट्स के लिए सबसे आसान तरीका है कि सिंबल्स के टर्म्स में लिखो। सो 1 एप्पल ईच, किसके किसके पास एप्पल है? अंकित, अरुण और अंकुर। अंकित के पास एक एप्पल है, अरुण के पास है, अंकुर के पास है, आलम के पास नहीं है। अब आते हैं बनाना पे। बनाना किसके पास है? अंकुर के पास। तो अंकुर के पास बनाना के लिए बी। आलम हैज 1 मैंगो, तो आलम के पास क्या है? मैंगो है और एक कीवी है। अंकित ने क्या किया? अंकित ने पाइनएप्पल खरीदा। तो आपसे पूछा गया लिस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स किसके पास है? सामने दिख रहा है, अरुण के पास। ठीक है, सो इसमें अगर लंबे चौड़े से स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, सिंपल सा है, इसको टेबुलेट कर लो। ठीक है, सो टाइम भी आपका सेव होगा और गलती भी नहीं होगी। नाउ if each word in the word recite is changed to its previous letter in the English alphabet. अब यहां देखना each vowels, ठीक है, तो जो वॉवेल है, वॉवेल कौन कौन सा? ई है, आई है, ई है, इसको चेंज किया गया प्रीवियस लेटर। अब प्रीवियस लेटर की जगह जनरली स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करने के वे हो सकता है। सो टाइम वेस्ट कैसे करोगे आप? इस प्रीवियस लेटर की जगह प्रीवियस वॉवेल समझ सकते हो। तो यहाँ पे प्रीवियस लेटर है, आपको कभी कभी प्रीवियस वॉवेल भी दिया हो सकता है। सो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देनी है। सो प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड ईच कंसोनेंट इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। सो कंसोनेंट को बाद वाला और वॉवेल को पहले वाला चेंज करना है। नाउ अगर कुछ ऐसा है तो कैसे बनेगा? सो आर कंसोनेंट है तो आर के बाद आएगा एस, ई वॉवेल है तो ई के पहले आएगा डी, एस कंसोनेंट है तो एस के बाद आएगा टी, आई वॉवेल है तो आई के पहले आएगा आपका एच, डी, डी कंसोनेंट है तो डी के बाद आएगा ई, ई आपका वॉवेल है तो वॉवेल के पहले आएगा डी। नो, आपने इसको डिकोड कर दिया इसमें। अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी द थर्ड फ्रॉम द राइट। सो राइट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन डी दैट इज एच। आई होप यहां तक आप लोगों में किसी को कोई डाउट नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट तो नहीं है ना? बताओ।
ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुल, अहमद, संतोष एंड डेविड आर प्लेइंग कैरम। यहां देखना, इस क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन ज्यादा दिया हुआ है लेकिन काम का बहुत कम है। विपुल एंड अहमद आर पार्टनर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। सो अगर आप बनाओगे, सो यहां ले लो अगर विपुल को, यहां ले सकते हो अहमद को। सो बच गए दो। सो एक हो गया डेविड और दूसरा हो गया संतोष। अब पूछा डेविड फेसेस टुवर्ड साउथ, डेविड किधर फेस कर रहा, साउथ। विपुल किधर फेस कर रहा, वेस्ट। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। देन हु फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर दो पार्टनर हैं तो जो साउथ फेस करेगा उसी का पार्टनर नॉर्थ में फेस करेगा। सो डेविड का पार्टनर कौन है, संतोष, तो संतोष विल फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है। सो कितना सिंपल था, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली दिया हुआ था ही, इसी से डेविड से पार्टनर निकालकर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहां पे टर्म्स जम्बल्ड हैं और उनको मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हाट द कंट्री नीड्स डैश 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 अकॉर्डिंगली। सो इसमें भी फिर से वही लॉजिक, आप क्या करोगे, फिट बैठाने की कोशिश करोगे। सो व्हाट द कंट्री नीड्स एंड चेंज टैक्टिक्स, पी तो पहले हो ही नहीं सकता, पी वैसे भी नहीं दिया है। व्हाट द कंट्री नीड्स टू रीड द गेम एज इट प्रोग्रेसेस, नहीं बैठ नहीं रहा। सो एस वाला भी नहीं होगा। नाउ कमिंग टू what the country needs, who could encourage players। ठीक है, ये भी सही नहीं बैठ रहा। नाउ कमिंग टू आर वाला, तो आर वाले में बी और सी बच रहे हैं, सो यू हैव दिस टू कैंसिल्ड आउट। व्हाट द कंट्री नीड्स आर कोचेज एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, ये सही लग रहा। हु वुड इनकरेज प्लेयर्स, आर के बाद क्यू, ठीक है। हु वुड इनकरेज प्लेयर्स एंड चेंज टैक्टिक्स, ये सही नहीं बैठ रहा। What the country needs are coaches and officials to read the game as it progresses and change tactics। कहने का मतलब, कंट्री को क्या चाहिए कि ऐसे कोच मिले जो कोच और ऑफिशियल प्लेयर्स को एनकरेज करें। किस लिए? कि गेम को समझो और गेम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने खेल को मॉडिफाई करो। ओके, सो एज गेम चेंजेस उसी के अकॉर्डिंग अपने टैक्टिक्स चेंज करते जाओ। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव। नाउ कमिंग टू दिस, ये इस सबसे इजी होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होता, सिंपल सा है। मिनट्स में बदल दो, आवर्स में बदल दो और उसके अकॉर्डिंग सही से बना लो। कमिंग टू दिस, अ कार स्टार्टेड फ्रॉम सिटी पी, पी सिटी से 9:40 पे निकला। 9:40 AM, AM मतलब मॉर्निंग होता है। द टाइम टेकन फॉर द कार टू रीच सिटी क्यू इज 4 hours and 50 minutes। ओके, अब टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द सिटी एट सिटी क्यू इज कितना है? सो 9:40 AM पे निकला है, 4 घंटे 50 मिनट लग रहे हैं। सो इसको 20 मिनट इसमें ऐड कर दोगे इससे निकाल कर, तो ये 10 बज जाएगा। सो आप क्या करो, इस 4 hours 50 minutes को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 hours 30 minutes प्लस 20 minutes। सो इस 20 मिनट को सीधा आप लगा सकते हो, 9:40 के बाद हो जाएगा 10, फिर उसके बाद 10 प्लस 4 hours 30 minutes। आप चाहो तो ऐसे कर लो, अगर आप दोनों को ऐड करके कर सकते हो तो उससे भी कर सकते हो। तो दिस विल गिव यू 14:30। सो 14:30 इज द राइट आंसर। कुछ था ही नहीं इसमें। आप बताओ जरा, कोई डाउट तो नहीं है? कोई रिस्पॉन्स चाहिए हमें। डाउट नहीं है ना?
P is 3 years younger than R but 1 year older than S, यानी कि P कितना है, R से 3 साल छोटा, यानी कि R-3, S से 1 साल बड़ा, S+1, S is 1 year older than Q, Q+4, सॉरी 1 year है ना, तो Q+1 and 4 years younger than R, तो R-4, R is 15 years old, R कितना है, 15 years old है. So what is the age of Q? तो Q का एज निकालना है, कैसे करोगे, इस इक्वेशन को यूज कर लो. सो Q+1 is equal to R-4. So you have Q equal to R-5. You have 15 minus 5, that is giving you 10 years. ओके, सो आपको कंप्यूटर में टाइप कर देना है 10. ओके, नाउ कमिंग टू दिस, in a certain language attitude is written as कुछ ऐसा, children is written as कुछ ऐसा, how language is written in that code. ओके, सो इसमें कुछ डेफिनेट पैटर्न जैसा नहीं है. इसमें क्या ध्यान देना है, 80 को अगर आप देखोगे तो 80 टा हो गया है, CH को देखोगे तो HC हो गया है, तो उसी तरह ला हो जाएगा आल, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा. अब आते हैं लास्ट वाला भी देख लेते हैं. सो ई हुआ है U, ठीक है, N हुआ है R, तो E मिल गया आपको U करने के लिए. अगर आप करते हो सो कुछ ऐसा नहीं बैठ पा रहा है, छोड़ो उसको, रहने देते हैं. लास्ट वाले में सबका A है, तो ये तो श्योर हो गया कि लास्ट का A आएगा. नाउ कमिंग टू D का D, E पे E, सो कहने का मतलब जो सेकेंड लास्ट है वो सेम का सेम रहा है. सो आप भी इसका सेकेंड लास्ट है वो सेम का सेम रहेगा. सो दिस ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड. नाउ कमिंग टू बीच वाला TI, सो TI पे जाओगे, सो T के बाद U और I के बाद J, इन दोनों को उठाकर इनके बाद का रख दिया गया है UJ. उसी तरह IL के जगह पे I के बाद आता है J, L के बाद आता है L के बाद M. सो J और M आया है. उसी तरह NG के जगह पे क्या आएगा, N के जगह O, G के जगह H. सो यू विल हैव दिस. सो 18 will have option A as the right answer. ठीक है, सो इस तरह से आप डिकोड कर सकते हो, काफी इजी रहता है ये सब. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग है, मुश्किल है कैलकुलेशन वगैरह का, लेकिन आपको क्या करना है, सीधी सीधी अलग अलग बनाओगे. पहले वेन डायग्राम को यूज करके आप इसको ठीक करोगे. सो सबसे पहले क्या करना है, आपको देख लेना है कि क्या ज्यादा चल रहा है. ज्यादा चल रहा है फेल फेल फेल, पास भी है. सो इजी रहेगा फेल का बनाना. सो लेट अस सी, 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस. सो अगर मैं इसको ले लूं सोशल साइंस, अगर मैं इसको ले लूं मैथ्स, और इसको ले लूं साइंस, कुछ ऐसा ले सकते हैं. और इन सब के ऊपर एक होगा हमारा यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट में टोटल नंबर कितना है, 450 टोटल है, 450. अब आ जाओ, अब यहाँ पे अगर आप इसको फिट बैठाओगे तो बहुत मुश्किल होगा. इसके लिए आसान क्या है कि सबसे पहले इन सबके जितने भी आप बॉक्सेस देख रहे हो इन सबको आप नेम कर दो. सो आई विल नेम दिस एज A, इसको B, इसको C,
इसको D, इसको E, F, G, और लास्ट में जो बच गया इसको आप लिख सकते हो H. सो दिस इज व्हाट यू हैव एज साइंस, दिस इज सोशल साइंस, दिस इज मैथ्स. ओके, सो आपने ऐसे कुछ लिख लिया. उसके बाद आप क्या करोगे, इन सारे वैल्यूज को लिखना शुरू करोगे. ठीक. सो मैंने क्या किया, इसमें आसान तरीका अपनाने की कोशिश किया और मैंने फेल वालों को ले लिया कि ये वेन डायग्राम्स का फेल वाला है. सो पास वाला उसके बाहर का होगा. आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो. तो पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स. तो अगर ये फेल होने का डायग्राम है तो इन सबसे बाहर का होना चाहिए. सो यू मस्ट हैव पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि ये जो H है बाहर में वो आपका वैल्यू है 167. सो यू हैव H इक्वल टू 167. फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ऑल 3 सब्जेक्ट्स में फेल करने का A है, दैट इज इक्वल टू 60. अब आते हैं फेल्ड इन सोशल साइंस सब्जेक्ट. सोशल साइंस में कितने फेल किए हैं, A B C E. सो A प्लस B प्लस C प्लस E इज इक्वल टू 175. अब आते हैं मैथ्स में. मैथ्स में कितने फेल किए हैं, A B D F. सो A प्लस B प्लस D प्लस F दैट इज इक्वल टू कितना, 199. नाउ कितने साइंस में फेल किए, सो साइंस के लिए A C D G. सो A प्लस C प्लस D प्लस G उनका कितना है 191. पास इन ओनली सोशल साइंस सब्जेक्ट. सो सिर्फ सोशल साइंस में पास किया है, सिर्फ सोशल साइंस में पास किया मतलब इस सर्कल से बाहर है. ओके, लेकिन इन दोनों पेपर में फेल है, ये ध्यान देना है. यानी कि सिर्फ सोशल साइंस में पास है, इन दोनों में फेल है, यानी कि G D F. सो यू हैव G प्लस D प्लस F दैट इज इक्वल टू 62. उसी तरह पास इन ओनली मैथ सब्जेक्ट. सो सिर्फ मैथ्स में पास करने का मतलब क्या हुआ कि इस मैथ से बाहर है लेकिन इन सब में फेल कर गया. सो E प्लस C प्लस G. सो E प्लस C प्लस G दिस विल गिव यू 48. पास इन ओनली साइंस सब्जेक्ट, सिर्फ साइंस में पास किया है, यानी इसमें पास किया, इन दोनों में फेल कर गया. सो B E F. सो B प्लस E प्लस F that is equal to 52. Now the question is, how many candidates have passed in at least one subject? तो at least one subject में पास करने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि इसके अलावा तीनों पेपर में फेल करने वाले लोगों को हटा दिया जाए टोटल में से, तो क्या करोगे. सो देख रहे हो इतना टाइम आपका खा गया ये सारे काम करने में, और क्वेश्चन क्या पूछा, ना के बराबर. सो आप जानते हो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक में भी पास किया है तो वो ठीक है, उसके नंबर निकालने हैं. सो आपको क्या करना है, टोटल में से ये देखना है कि कितने लोग सारे सब्जेक्ट में फेल हैं. तो जो सारे सब्जेक्ट में फेल है उनको माइनस कर लो. सारे सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हैं 60, टोटल कितना है 450, तो बचे कितने 390. इन सारे इंफॉर्मेशन को जरूरत था ही नहीं इंफॉर्मेशन का, लेकिन ये सारे तरीके आप यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चंस में आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछी गई हो तब. ओके, आई होप इट इज ओके. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. 19 हो गया ना ये. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 20. ये तो सबसे इजी होता है. सो इंटू के जगह पे प्लस, माइनस की जगह पे इंटू, प्लस की जगह पे आपका डिवीजन, एंड डिवीजन की जगह पे आपका माइनस. सो यू हैव 8 प्लस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 2. सो इसमें आपको बोर्ड मास लगाना है. सो बोर्ड, ये आपका ब्रैकेट है ही नहीं और ऑफ है ही नहीं, डिवीजन सबसे पहले यूज करोगे. सो डिवीजन के लिए यूज करने के लिए 8/40, सो दिस विल गिव यू 0.2, 8/50 यानी कि 0.2, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/5. ठीक है, फिर उसके बाद
मल्टीप्लीकेशन, सो 1/5 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, दिस विल गिव यू 7/5, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एडिशन, सो 8 प्लस 7/5 माइनस 2, यू हैव गॉट दिस, सो दिस विल बी गिविंग यू 6 प्लस 7/5, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 37/5, so that will be 7 into 5 plus 2/5, so this is what you have as the answer. Now उसी तरह अगर ये देखोगे, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस, ये अगर आप मिस करते हो तो राम जाने। गिवन अ सीरीज, ये आपके अरिथमेटिक सीरीज है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो 5 से आपका 8 हुआ, ओके, 5, 8, then 11, then 14. So common difference is equal to 3 and first term is equal to कितना 5, यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3, सो इसमें nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। सो यू हैव an इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 हो जाएगा, ये d कितना है 3 and this value is given to be 320. So you will have this as 3n minus 3 is equal to 315. So you will have 3n equal to 318. So n will be equal to 106. Okay. So कोई डाउट है तो बताओ। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। Now coming to next, suppose your last year taxable income was 22,000 due to hike in salary, your taxable income is इतना, so tax collection के लिए दिया हुआ है, so you have to ignore the information which are not required. Okay, so consider the approximate tax slab corresponding to your income. What is your additional amount of tax that you need to pay this year compared to last year? So last year का भी टैक्स निकालना है और इस बार का भी टैक्स निकालना है, उसके बाद डिफरेंस निकालनी है। सो लास्ट ईयर आपका इनकम था 22,000, यू आर फॉलोइंग इन दिस ब्रैकेट, ओके, और इस बार क्या है, आप इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो। सो पिछले साल आपका क्या था, 750 प्लस 8% ऑफ इनकम अबव 20,000। सो 20,000 से अबव कितना है, 2,000 से ज्यादा है, सो 2,000 का 8%, सो यू विल हैव 8/100 ऑफ 2,000. So this was your tax obligation last year. So that will come out to be something like 910. इस साल का देखोगे, so that will be 1550 plus 10% of income about 30,000. So 30,000 से extra कितना है, 4200 extra है. So you will have 10/100 into 4200. So that will give you 420, so it will be something like 1970. So 1970 अब आपको पे करना पड़ रहा है, पहले आपको 910 पे करना पड़ा था। सो टोटल आपका कितने से इंक्रीज हो गया, 1060 से आपका टोटल टैक्स इंक्रीज हो गया। सो टैक्स ऑब्लिगेशन इंक्रीज्ड बाय 1060 अमाउंट। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा आप समझोगे कि कैसे क्या करना है। आनंद, हरी एंड क्रिश आर engaged in one of the 3 type of occupations: clerk, teacher and plumber, not necessarily in that order. So मैं 3 लोगों का लिख दे रहा। So I have Anand, I have Hari and I have Krish, ये तीनों हैं। अब इन ऑक्यूपेशंस के लिए क्लर्क के लिए C, टीचर के लिए T, प्लम्बर के लिए P यूज करेंगे। Each person is assigned only one type of occupation
एक इंसान एक ही ऑक्यूपेशन में है, नो टू और मोर पर्सन कैन बी असाइंड सेम टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, और एक ही ऑक्यूपेशन दो लोगों को नहीं मिल सकता। क्लर्क इज क्रिस का कजिन, सो क्लर्क क्रिश का कजिन नहीं, कजन है, दैट मीन्स क्रिश क्लर्क तो है नहीं, पहला इंफॉर्मेशन यही आ गया, क्योंकि क्रिश का कजन है यानी कि क्रिश तो है नहीं। हरी लिव्स नेक्स्ट डोर टू द प्लम्बर, हरी प्लम्बर का पड़ोसी है, कहने का मतलब हरी भी प्लम्बर तो है नहीं, ये दो इंफॉर्मेशन निकल गए। अब आते हैं आगे, आनंद हु नोज मोर फैक्ट्स देन द टीचर, यानी कि आनंद टीचर से ज्यादा फैक्ट जानता है, तो आनंद टीचर तो है नहीं। ओके, हैज टू ड्राइव मोर देन 1 hour टू रीच हरीज होम, आनंद हरी से दूर रहता है, यानी हरी का पड़ोसी कौन है, क्रिश। सो हरी एंड क्रिश नेवर है, जब ये दोनों नेवर हैं, क्यों, क्योंकि हरी लिव्स नेक्स्ट टू द प्लम्बर, तो क्रिश आपका क्या हो गया, क्रिश प्लम्बर हो गया, प्लम्बर इज सॉर्टेड। ओके, सो बच गए क्लर्क और टीचर। सो आनंद टीचर तो है नहीं, तो आनंद क्या है, क्लर्क है, तो हरी क्या है, टीचर है, सीधा सीधा क्वेश्चन निकल गया। आनंद इज टीचर एंड क्रिस इज क्लर्क, दिस इज रॉन्ग। हरी इज क्लर्क एंड आनंद इज प्लम्बर, दिस इज रॉन्ग। Chris is teacher, Hari is clerk, wrong. Anand is clerk and Chris is plumber. So that is the right answer. So 23 भी कितना इजी था, लेकिन आपको मुश्किल दिखने में लग रहा था। Now coming next to the 24th, many countries are facing water shortage crisis in the past few years. A report of the United Nations has named India among the worst countries for poor quality of water. The report ranks 122 countries to the quality of their water as well as their commitment to improve the situation. Some countries in Europe are considered the worst because of the quality of its groundwater. RAN failed in some parts of India in the past. The vast areas of Rajasthan, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh were affected by severe drought. People without water turned desperate and violent. Consequently, the food godowns were attacked in some of the states. ठीक है, based on the details given in the passage, which of the following options are the correct statements? So correct statements क्या है, इसमें ध्यान देना, इसमें multiple answers भी हो सकते हैं। So there is no proof that India is affected by poor quality of water. लगता है ये statement सही नहीं है, severe drought तो face कर ही रहा है। So this is not a correct option. Few European countries are suffering due to occurrence of drought. Okay, so ऐसा कुछ information तो था नहीं। Some countries in Europe are considered the worst because of quality of its groundwater. ऐसा नहीं है कि drought के कारण, drought वगैरह का लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा है तो अपने से presume नहीं करना है। Lack of access to water can lead to social unrest. बात तो सही है, social unrest तो ये सीधा दिख ही रहा है, लिखा ही है। Intense shortage of water is visible in some states of India. स्टेट्स का नाम भी दे रखा है, सो ये भी सही है। सो यू विल टिक बोथ सी एंड डी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर 4 overlapping shapes, rectangle, triangle, circle and hexagon are given. The sum of the numbers which belong to only 2 overlapping shapes. So 2 overlapping shapes मतलब आपके ये जो 4 शेप में दिए हुए हैं, उन चारों शेप में देखना है कि 2 शेप से मिलाकर जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उन नंबर्स को आपको ऐड करना है। सो अगर इस एरिया की बात करोगे, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन इस रेक्टेंगल में भी है, ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है, तो 3 में हो गया, लेकिन चाहिए हमें 2 ही में, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं लोगे। ठीक है, ये सिर्फ अकेले में है, ये भी नहीं होगा, ये भी सिर्फ अकेले में है, ये भी नहीं होगा, ये भी सिर्फ अकेले में है, तो ये सब भी नहीं होंगे। ठीक, इसको देखोगे तो ये तो 2 में है, ट्रायंगल में है, सर्कल में है, सो दिस विल बी टेकन। इस 1 को देखोगे, 1 सिर्फ सर्कल में है, सो ये भी नहीं लोगे। नो, अगर इसको देखोगे तो ये सर्कल में है और रेक्टेंगल में है, इसको लोगे। सर्कल में है, रेक्टेंगल में है, इसको लोगे। इसको देखोगे
सो ये तीनों में है, ट्रायंगल में है, सर्कल में है और हेक्सागन में है। इसको नहीं लोगे, इसको लोगे क्योंकि ये सर्कल में है और हेक्सागन में है। ओके, सो बच गए कितने आपके पास, 2 + 2 + 8 + 6, सो you have 18. So you will have 18 as the sum of numbers which belong to only two overlapping shapes. ठीक है, सो ये आपका एक तरह से इजी ही था, लेकिन बस आपको ध्यान देना था ठीक से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर अ स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी, द डायगोनल AC is 50 meters, the cost of laying grass in the field is ₹5 per square meter, the total cost for laying grass in the field of ABCD। इसमें याद रखना, अगर आपको कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगल दिया हुआ है, सो इसमें दो केसेस होता है। जब भी फेंसिंग की बात होगी, सो उस समय आप पेरीमीटर निकालोगे, ठीक है। अगर आपका कुछ इस पे बिछाने का होगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रासेस का हो गया, सो उस केस में आप एरिया निकालोगे। ओके, सो टोटल एरिया निकाल लो और उसके अकॉर्डिंग आप कॉस्ट निकाल लो। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ साइड्स, या डायगोनल के स्क्वायर करके आप 2 से डिवाइड करते हो। सो डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल हैव दिस बीइंग यूज्ड। सो 50 का स्क्वायर कितना होगा, you will have 2500 divided by 2, so this is area, so this area will be something like 1250। ठीक है, ये टोटल एरिया हो गया जितना रिक्वायरमेंट है। सो कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1250 into 5, that will give you 6250, so that will be ₹6250। ओके, सो ये आपका सिंपल सा है क्वेश्चन जो कि आप निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स ढंग से स्टार्ट हुआ है। नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसमें क्या सही नहीं है ये देखना है। सो प्रोड्यूसिंग लेस देन कॉम्पिटिटिव आउटपुट लोअर्स वेलफेयर, ये आपने पढ़ा ही है। परफेक्ट कंपटीशन इज द बेस्ट आउटकम दैट कैन बी इन द मार्केट। सो परफेक्ट कंपटीशन आपका बेस्ट है। परफेक्ट कंपटीशन में आपका रिसोर्स एलोकेशन बहुत सही से होता है। सो अगर उससे थोड़ा भी कम प्रोड्यूस करोगे, इसी से तो मेजर करते हो आपके इनएफिशिएंसी। जैसे कि मोनोपोली में आउटकम क्या होता है, कम निकलता है आउटपुट का। सो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड लेसर as compared to perfect competition, meaning your welfare is lesser. So producing less than competitive output lowers welfare. So this is a correct statement. So not correct तो होगा नहीं। Producing more than the competitive output lowers welfare, ये भी बात सही है, क्योंकि आपका cost of production ज़्यादा हो जाएगा। Cost of production ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपका इनएफिशिएंट नहीं है। The welfare is dependent on both price and competitive output, ये भी आप जानते ही हो कि हमेशा प्राइस और क्वांटिटी दोनों का मिलाकर देखा जाता है। इफ अ कंज्यूमर वैल्यूज द लास्ट यूनिट मोर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट सेल लोअर वेलफेयर। ऐसा कैसे यार, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से वो ज्यादा दे रहा है, यानी कि विलिंगनेस टू पे इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। इफ दैट इज द केस, इन दैट सिनेरियो you have willingness to pay being more than marginal cost, giving the case कि अगर आप extra unit produce करोगे, the consumer is compensating for the cost of production and even some of the amount remains with the consumer. That means there would be some consumer surplus left after the payment to the producer. So that will mean that the welfare will increase. So this is incorrect option. So this is the right answer for this question.
The demand function is given as log q equal to log a plus 0.5 log p, where q is quantity, p is the unit price of the good, a is the positive real number, the own price elasticity of demand is, अगर ओन प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हो, सो दैट इज d log q डिवाइडेड बाय d log p. ओके, इसका मतलब हुआ, आप एक तरह से और भी समझ सकते हो कि दिस इज ओके, सो दिस यू कैन राइट एज dq upon dp into p upon q. ओके, सो ये आप यूज करते थे जब आपका सिंपल सा रिलेशन दिया होता था, लेकिन जब लॉग दिया हो तो डायरेक्टली इसको यूज कर लो. सो इसको डिफरेंशिएट करोगे लॉग पी के टर्म्स में, यू विल गेट द वैल्यू एज 0.5. सो 0.5 क्या है, 1 से छोटा है, लेस देन 1 रहेगा तो इन इलास्टिक हो जाएगा. सो यू विल हैव इन इलास्टिक डिमांड कर्व. आई होप ये आपको क्लियर है. Now, moving to which one of the following is part of unconventional monetary policy. Unconventional मतलब जो पहले से नहीं चल रही, कन्वेंशनल नहीं है. सो रेपो रेट आपका कन्वेंशनल है पहले से ही. फ्रैक्शनल बैंकिंग, फ्रैक्शनल बैंकिंग को ही आपको रिजर्व वाला रेशियो याद है. सो रिजर्व बेस्ड बैंकिंग भी आप जानते हो इसको. सो एक कुछ रिक्वायर्ड रिजर्व चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका बैंकिंग चल रहा होता है. सो यू हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट टू द बैंक. आपने बैंक में कुछ पैसे जमा किए एंड द बैंक केप्ट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट मनी फॉर द पर्पस ऑफ योर कैश विड्रॉवल, और बाकी पैसे बैंक ने क्या किया, किसी और को लोन आउट कर दिया. इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बैंकिंग. रिवर्स रेपो रेट ये भी वही है. सो क्वांटिटेटिव ईजिंग ये नया कंसेप्ट आपके अनकन्वेंशनल है, जो कि आपको मनी एंड बैंकिंग की क्लासेस में आपको मैंने कराया भी है. Which one of the following statements is not correct in the context of Keynesian absolute income hypothesis? So absolute income hypothesis में आपको देखना है. So absolute income hypothesis यानी कि consumption function जो है, this C is equal to C bar plus CY. Okay? So ये आपका MPC है. MPC हमेशा कंस्टेंट होगा. MPC इक्वल टू C. MPS प्लस MPC is equal to 1. So MPS is equal to 1 minus C. अब इधर आते हैं. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1. ये भी बात सही है. क्यों? क्योंकि अगर आपका जो भी डिस्पोजेबल इनकम है, that disposable income is either consumed or saved. Okay? So दूसरे सेंस में अगर आप बात करो तो आपने जो भी कंज्यूम नहीं किया वो सारा पोर्शन आपका बच गया. सो अगर इस कंजम्पशन को अगर आप इसमें डिवाइड करते हो, सो आई वुड रिमूव डी हियर, बिकॉज इफ वी कैन एज्यूम that there is no tax. अगर मान लो कोई टैक्स नहीं है, so you can have this scenario. So y by y equal to C by y plus S by y. So you have this as average propensity to consume and you have this as average propensity to save. So this is equal to 1, meaning आपका वैल्यू सही है. So APC, so this is correct. So I will have here marginal propensity to consume is constant. MPC constant होता है, ये बात सही है. Average propensity to consume increases as income increases. Okay? So APC increase करता है income increase करने पे. देखते हैं. MPC plus MPS is equal to 1. ये तो आप जानते ही हो. So the right
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस. सो इसका अगर आप निकालना चाहोगे सो यू कैन हैव दिस एज, अगर आपका इनकम इंक्रीज होगा सो आपका एपीसी फॉल करता है. क्यों फॉल करता है? क्योंकि दिस सी बाई वाई is equal to c bar upon y plus cy by y. So this is equal to c bar upon y plus c. So ये कांस्टेंट है. y जैसे इंक्रीज करेगा ये टर्म आपका डिक्लाइन करेगा. सो c बाई y डिक्लाइंस एज y इंक्रीजेस. कैसे हुआ? क्योंकि c बार बाई y आपका फॉल करेगा जब y इंक्रीज होगा तब. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ कमिंग टू 31 में आप देखोगे सो यू हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन है. सो इसमें क्या करना है? x से मल्टीप्लाई करना है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. सो दैट विल बी 2 इंटू एक्स y to the power 3z plus y into, you will have this differentiated with y giving you x square plus 3, sorry, x square into 3y square z plus z into x square y cube. So you will get this as something like 2x square y cube z plus 3x square y cube z plus x square y cube z. So you will have this as x square y cube z taken as common. 2 plus 3 plus 1. So 2 plus 3 plus 1, that will give you 6. Okay. So you will have 6 into f of x y z. I hope इसमें कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना है. सो डिफ्रेंशिएशन इतना मुश्किल होता नहीं है. यहाँ पे सीधा चेन रूल लगा लोगे. चेन रूल लगाने के लिए आप क्या करोगे? सो यू विल मल्टीप्लाई दिस एज माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव. सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 6x. ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो दैट विल बी -1. फिर हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3. देन यू विल हैव प्लस -3x इंटू इसका डेरिवेटिव. सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स. फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1. देन यू विल हैव -3 1 माइनस एक्स टू द पावर 2. फिर इन सब का डेरिवेटिव करोगे x से. सो दैट विल बी -1. ओके, सो दिस इज गिविंग यू -6x plus 6x square. This will be plus 3x square. Okay, so this will give you, अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ. सो यू विल हैव a square plus b square minus 2ab. सो 1 plus x square minus 2x को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें सो दैट विल बी -3. you will have this as -3x square. then you will have plus 6x. फिर इसको अगर आप करोगे सो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2. -2 को मल्टीप्लाई करोगे -3x से. सो दैट विल गिव यू 6x. 6x को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस एक्स, दैट विल गिव यू 6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3. सो प्लस कर लेते हैं. सो 3 इंटू ये. सो 3 प्लस 3x स्क्वायर
minus 6x. So 6x cancels out, 6x square कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड 3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. यू आर लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर. सो यू विल हैव दिस एज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, fine. Now coming to next question. In the context of environmental cost benefit analysis, which of the following statements are not correct? Okay, so ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट वगैरह में आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि कॉस्ट बेनिफिट पूछा है तो टोटल कॉस्ट और टोटल बेनिफिट निकालनी है. टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल बेनिफिट क्या होगा, और इन दोनों को जहाँ पे इक्वालिटी देखोगे वो आपका प्रोजेक्ट का आइडियल मतलब पैरामीटर होता है चेक करने का. सो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, वो कॉस्ट आपको आज इनकर करना है. बेनिफिट क्या है, बेनिफिट प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम पीरियड्स का होता है. सपोज इफ वी आर टेकिंग अ प्रोजेक्ट एज अ फ्लाईओवर, तो फ्लाईओवर का कुछ कॉस्ट है. सो उसका एक तरफ आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ फ्लाईओवर, इसको आपने निकाला. मान लो सारे टाइम पीरियड्स के लिए. सो एक करेंट टाइम पीरियड पे आप लिखते हो. सो आज के टाइम पीरियड पे कोई प्रोजेक्ट पास करनी है तो आप देखोगे कि आगे 5 साल में कितना कॉस्ट लगेगा इस फ्लाईओवर को बनाने में. से आपके 5 साल उसका टाइम पीरियड है बनने के लिए. ठीक है. सो उन 5 इयर्स में जो आपका कॉस्ट लगा उसका आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में निकाला. जब भी इंटरटेम्पोरल की बात होगी उस समय हमेशा आप देखोगे प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में आप वैल्यूज निकाल कर कंपेयर करते हो. सो कॉस्ट आपका क्या निकला, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, यानी कि आज के टर्म्स में आपने कॉस्ट निकाला. उसी तरह बेनिफिट निकालने के लिए आपने क्या किया, बेनिफिट जो होंगे हर साल वो फ्लो की तरह आएगा. ओके, तो सारे ईयर्स का आपने प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में निकाला. सो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में जो बेनिफिट निकला, अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है वो आपका ब्रेक इवन है. अगर कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है सो उस समय प्रोजेक्ट नहीं होगा बस. ओके, so when the cost of project is more than the benefits, it is not ideal for the society to go with the project. If the benefit is more than the cost, then the society must produce or must go for that particular project. So यही केसेस है. अब इसमें जब भी आप देखोगे तो दो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे. एक होगा आपका डिस्काउंट फैक्टर कहलाएगा, जो कि फ्यूचर की वैल्यूज को आप करेंट टर्म्स में देखते हो. सो दैट इज डिस्काउंट फैक्टर. अगर फ्यूचर में मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेट इट बी आफ्टर 5 इयर्स, तो उसका अभी के टाइम पे वैल्यू क्या है. सो 5 साल पहले जो आपने लोन लिया हुआ है उसका वैल्यू आज क्या होगा, ये कंपेरिजन, और फ्यूचर में 5 लाख रुपए मिलेंगे उसका क्या वैल्यू होगा, ये दोनों अलग चीजें हैं. सो अगर आप लोन लेते हो यानी कि कॉस्ट लेते हो, सो उसके लिए अगर आपने पैसे लिए हैं सो यू हैव टू इनकम सम रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको चुकाना है वो आपका अभी दिखा जाएगा. सो दैट विल बी बेस्ड ऑन हाउ मच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड बाय द बैंक. लेकिन वही अगर आप डिस्काउंट फैक्टर देखोगे, सो डिस्काउंट फैक्टर इज हाउ मच यू वैल्यू द करंट पीरियड एंड द फ्यूचर पीरियड. मतलब अगर 5 साल के बाद का देखते हो, सो मुझे अगर ज्यादा वैल्यू में करंट टर्म में रख रहा करंट पीरियड में, सो मेरा डिस्काउंट फैक्टर काफी कम होगा. ओके, सो जितना अगर वैसे केस में देखते हो, सो अगर आप मान लो कि वैल्यूज के सेंस में देखते हो, कम होने का मतलब क्या है, पूरे फ्रैक्शन. ठीक है. तो ये आइडियली क्या होता है, दिस इज समथिंग लाइक, अगर आप मान लो फ्लो ऑफ इनकम देखते हो, सो यू हैव प्रेजेंट वैल्यू में, जब आपने मैथ्स की क्लासेस में देखा होगा, सो उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, सो 1/1 प्लस आर टू द पावर एन लिखते थे अगर nth पीरियड का है तो. सो यहाँ पे अगर डिस्काउंट फैक्टर आर की जगह आप डी लिखते हो, सो दैट विल बी 1/1 प्लस डी या डेल्टा रेज टू द पावर n. ठीक है. सो दिस इज नोन एज डिस्काउंट फैक्टर. और अगर आर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो, सो यू कैन हैव दैट डिस्टिंक्शन एज वेल.
ठीक है। सो ये कहानी होती है आपके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। नाउ कमिंग टू दिस, द डिस्काउंट रेट्स डू नॉट इम्पैक्ट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बट डज इम्पैक्ट द परसिव्ड बेनिफिट्स इन मॉनेटरी टर्म्स। सो ये बात तो सही है, क्योंकि डिस्काउंट रेट जो है वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को इम्पैक्ट नहीं करता है। कौन इम्पैक्ट करता है? सो रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है, डिस्काउंट रेट नहीं करता, इंटरेस्ट रेट करता है। ओके, सो इंटरेस्ट रेट्स impact fixed cost and variable cost। ओके, लेकिन परसिव्ड बेनिफिट ये आपका करेगा डिस्काउंट फैक्टर। क्यों करेगा? क्योंकि इन फ्यूचर जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उसको आप करेंट टर्म में करने के लिए कुछ डिस्काउंटिंग करोगे। दैट डिस्काउंटिंग वुड बी फॉर द इंटरटेम्पोरल चॉइसेस। तो इंटरटेम्पोरल चॉइसेस के केस में आप क्या करोगे? इसको डिस्काउंट करोगे, और जिस फैक्टर से डिस्काउंट करोगे दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंट फैक्टर। The analysis does not incorporate people's preferences for a policy. So, people's preference for a policy, ऐसा कैसे? ये तो फिर वही बात हो गई कि डिस्काउंट फैक्टर्स आप मेरे बारे में कैलकुलेट कर रहे हो और मुझे ही नहीं पता है। ओके, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। द एनालिसिस इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ द डिस्काउंट रेट्स। बिल्कुल सही है, डिपेंड करता है डिस्काउंट रेट पे। सो दिस इज करेक्ट। सो ये ऑप्शन में नहीं होगा। द डिस्काउंट रेट्स आर नॉट इजीली ऑब्जर्वेबल एंड चॉइस इज ऑफन सब्जेक्ट टू वैल्यू जजमेंट्स। ये भी बात सही है कि हर इंडिविजुअल अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग देखता है। सो इस पे थोड़ा सा एक बार नोट डाउन कर लो, नोट्स बनाना है आपको, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस कराता हूँ। ओके, सो लिखो जल्दी। आई होप इसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया कि करना क्या है। फाइन, नाउ we will move next to question number 34. So question number 34, which of the following statements is are correct in the context of national income accounting? So यहाँ पे each और r आ गया, तो यहाँ ध्यान देना कि मल्टीपल की बात हो रही है। सो मल्टीपल अगर आपको ऑप्शन सही लगे सो सबको टिक मार देना। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स। एक बहुत कैची लगता है, ये आप टिक मार दोगे, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऑल फैक्टर्स पेमेंट, फैक्टर पेमेंट्स की बात करोगे। सो फैक्टर्स क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। सो अगर मान लो इंडिया का पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया गया है, मान लो नेपाल में इन्वेस्ट किया गया है, सो हमारा फैक्टर पेमेंट जो है वो हमारा जीडीपी नहीं है, वो नेपाल में वो वाला फ्रैक्शन जो भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है नेपाल में, वो नेपाल के जीडीपी में काउंट होगा। सो अगर हम सारे फैक्टर्स को ऐड करें सो जीडीपी नहीं बताएगा, वो जीएनपी बताएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ये बिल्कुल सही बात है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी माइनस, सॉरी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये तो आप सीधा सीधा डिफिनेशन में भी पढ़े हो हमारे क्लासेस में भी। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है। सो ये भी रॉन्ग है। सो दीज टू आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वुड रेट दिस एज द बेस्ट क्वेश्चन till this that has been discussed till now. So इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है जहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। सो इसके लिए आप रैंक कंडीशन निकालते हो। सबसे पहले सिस्टम इज सेज टू बी कंसिस्टेंट, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता है तो, और इनकंसिस्टेंट कहलाएगा
when there is no solution. ओके, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसमें भी दो केस है, एक है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, ये आपको याद रखना है. सो इनकंसिस्टेंट है यानी कि नो सॉल्यूशन है, उस केस में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है यहाँ पे ए, इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स. ओके, सो मैं बताऊंगा आपको ए और ए बी मैट्रिक्स क्या है. तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में आप देखोगे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, रैंक को आर से भी डिनोट करते हैं, आर ऑफ ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू जो भी ऑर्डर आपका के है. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू एम लेस देन के. सो ये जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स आपके कोफिशिएंट के लिए, सो यू विल हैव दिस समथिंग लाइक दिस. सो यू हैव एक्स वाई जेड, सो यहाँ एक्स वाई जेड. सो पहले इक्वेशन को आप फीड करोगे, सो यू विल हैव 1 2 3. अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने क्लास में किया है तो आप ये बता सकते हो. सो यू विल हैव एक्स का यहाँ पे 2, यहाँ p, यहाँ 0, हियर यू विल हैव 3, यहाँ 2, यहाँ p इज इक्वल टू 0 0 0. ठीक है, सो इस मैट्रिक्स को बोलते हो मैट्रिक्स ए. तो ए बी मैट्रिक्स क्या हुआ, सो ए बी मैट्रिक्स जो है दैट इज 1 2 3 और लास्ट में ये हो जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे 2 p 0 3 2 p. सो ये आपका ए बी मैट्रिक्स हो गया और ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए हो गया. अब इनके रैंक निकालकर आप सॉल्यूशंस निकालोगे. तो रैंक निकाल कर सॉल्यूशन निकालना है और हमें इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देखने हैं. सो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए अब रैंक निकालना है और रैंक आपके ऑर्डर से कम होना चाहिए. के इज द ऑर्डर. सो इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर कितना है, 3 का ऑर्डर है. सो 3 से कम होना चाहिए यानी कि ऑर्डर 2 होनी चाहिए. ऑर्डर 2 होने के लिए क्या कंडीशन होगा कि जो थर्ड ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स बन रहा है उन सब के डिटर्मिनेंट्स 0 हों. जितने भी मैट्रिक्स बन रहे हैं सब पे चेक करना है. सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए देखोगे तो एक ही मैट्रिक्स है, लेकिन ए बी मैट्रिक्स का देखोगे, सो ए बी मैट्रिक्स में अगर इसको 3 by 3 मैट्रिक्स बनाओगे, सो देयर वुड बी 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन. सो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर उसी तरह 1 2 3. ठीक है, सो ऐसे ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे. ओके, और दोनों का रैंक बराबर होना चाहिए और रैंक 3 नहीं होना चाहिए. ये क्लैरिटी हो गई. सो रैंक 3 हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये वाला तो होना नहीं चाहिए. रैंक क्या करना है हमें, 2 करना है. और हमें पता है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों बराबर होना चाहिए. सो ये कंडीशन हमें देखना है कि ये आपका 3 वाला तो सही नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब अगर रैंक आपने पढ़ा होगा तो उसका एक तरीका होता था कि आप डिटर्मिनेंट उस ऑर्डर में वैल्यू निकालते हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है उस केस में अगर सारे मैट्रिसेस से ऑर्डर के 0 डिटर्मिनेंट दे रहे हैं, दैट मीन्स रैंक के नहीं होगा, के से छोटा होगा. ओके, सो अगर मैं 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाऊं और उन मैट्रिसेस का मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, अगर ये वैल्यू 0 आता है तो वो 0 वैल्यू बताएगा कि मेरा ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं दे रहा. और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए ये जरूरी है, यानी कि मुझे ये भी जरूरी है कि ये 3 by 3 का मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए. ये हमें चेक करना है. सो इसका हमें 0 डिटर्मिनेंट निकालना है. सो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे, सो यू विल हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, दैट विल बी 1 into p square minus 2 into 2p
plus 3 into 4 minus 3p. So you will have this being equal to 0. So you will have this as p square minus 4p plus 12 minus 9p equal to 0. So you have p square minus 13p plus 12 equal to 0. So अब इसको solve करोगे, so you will solve this to get p square minus p minus 12p equal to, sorry, plus 12 equal to 0. So this will be giving you p equal to 1 and 12. So p equal to 1, p equal to 12 would be the right answer here. Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए था, लेकिन इसमें डरना नहीं है,